तो आज हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था गैसेस के बारे में, और आज हम डिस्कस करने वाले लिक्विड्स के बारे में और सॉलिड्स के बारे में। तो जिस तरह गैसेस का एक अलग चैप्टर बना होता है पीएमसी सिलेबस के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से पीएमसी सिलेबस में जो एमडी कैट का सिलेबस है, लिक्विड्स और सॉलिड्स का भी अलग चैप्टर बना होता है। और ये किसके अकॉर्डिंग बना हुआ है? फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग बना हुआ है। क्योंकि फेडरल जो सिंटैक्स में क्या है, सिंटैक्स के अंदर आपके पास सिंटैक्स के अंदर चैप्टर 2 जो आपका है सॉलिड लिक्विड एंड गैस, वो एक साथ है, ये सिंटैक्स है। पंजाब बोर्ड अगर आप बुक उठाओगे ना फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, उसमें गैसियस पोर्शन एक अलग चैप्टर है और लिक्विड एंड सॉलिड के नाम से एक अलग चैप्टर है। और जब आप फेडरल बोर्ड की बुक उठाते हो तो उसमें गैसियस स्टेट पे अलग चैप्टर है, लिक्विड स्टेट पे अलग है, सॉलिड स्टेट पे अलग है। तो जो पीएमसी सिलेबस बनता है ना, वो फेडरल के चैप्टर्स को देखते हुए बनाया जाता है और उन्हीं के हेडिंग्स को देखते हुए बनाया जाता है। इसलिए देखो गैस का अलग सिलेबस होता है, लिक्विड का अलग होता है और सॉलिड का अलग होता है। और टॉपिक्स में देखो, अब जैसे यहाँ पर ये टॉपिक्स डाल दिए गए, सब टॉपिक्स। अब ये सारे टॉपिक्स हमारे पास सिंध बोर्ड के अंदर भी हैं। जो भी टॉपिक्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर, ये सब आपका सिंध बोर्ड के अंदर है। बट हेडिंग्स तो हैं सिंध बोर्ड के अंदर, बट उसके अंदर आप एमडी कैट्स हैं, नहीं तो अच्छा ई कैट्स हैं, आप एमडी कैट्स हैं ना, हेडिंग्स तो हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर का मटेरियल डिफरेंट है। सिंध बोर्ड में अलग चीज़ लिखी हुई है, फेडरल में अलग चीज़ लिखी हुई है, अलग चीज़ से हमारा एक्स्ट्रा लिखी हुई है कुछ बातें, और पंजाब बोर्ड में एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अब ये टीचर का काम है कि वो जब लेक्चर डिलीवर करें तो वो हर चीज़ को देख कर करें, ताकि ई कैट वालों का भी काम निकल जाए और एम कैट वालों का भी काम निकल जाए, दोनों का निकल जाए। ठीक है, ये आप खुद नहीं कर सकते, आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि एक टॉपिक लाइट से पे उसके आपको अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ना है, आप एक तरफ सिंध बोर्ड खोलें, एक तरफ पंजाब बोर्ड खोलें, एक तरफ फेडरल बोर्ड खोलें, फिर उसको पढ़ें उसको पढ़ें, तो आपके सर में दर्द पकड़ लेगा। कभी आपने किया होगा तो आपको पता होगा एमडी कैट वालों को बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब नहीं एक बुक नहीं हो पा रही होती, 3 बुक कैसे करेंगे। फिर टीचर का काम होता है कि आपको एक हाइब्रिड लेक्चर तैयार करके दे दें, जैसे मैं कर लेता हूँ, तो वो आपके लिए आसानी हो जाती है। तो प्रॉपर्टीज़ ये सारे हमें डिस्कस करने, ये सब टॉपिक्स हैं और ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। असल में ये सब टॉपिक्स हैं ना मेन, जैसे ये टॉपिक आ गया लेट्स से कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, ये सब अब इसके भी अंदर इसकी डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क्राइब सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स लाइक डिफ्यूजन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन। सब टॉपिक की एक्सप्लेनेशन होती है कि सब टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि लास्ट टाइम यही मसला होता था ना बच्चों का, सब टॉपिक्स हैं वो तो हर फेडरल बोर्ड में ये सब में भी है, लेकिन उसके अंदर मटेरियल सबका अलग है। तो उन्होंने इस बार मटेरियल भी बता दिया होता है कि ये मटेरियल पढ़ना है इसके अंदर, कि आप परेशान नहीं हो कि सर पूरे हेडिंग के अंदर तो हर की हेडिंग डिफरेंट है। तो उसको आसान करने के लिए पीएमसी ने ये काम किया। हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है ना, कर भी नहीं सकोगे आप, कर रहे हो लेकिन आप कर नहीं सकोगे, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं कर सकोगे, इतनी मोटिवेशन डेवलप ही नहीं होगी आपके अंदर, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। पूरी किताब अलग से पढ़ने का मतलब समझते हो आप, पूरा एक कोर्स आप अलग से पढ़ रहे हो, वो भी घर बैठ के खुद से। जब हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाते हैं खुद से घर बैठ के सिंध बोर्ड के, तो हम फेडरल के कैसे कर सकते खुद बैठ के पढ़ सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये टीचर ही आपको करके देख सकते हैं आसान करके। आप घर पे सिर्फ प्रैक्टिस करें, जो लेक्चर ले लेना घर पे सिर्फ प्रैक्टिस करें, घर पे लर्निंग मत करें आप। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, लर्निंग सिर्फ कोचिंग में ही करें, प्रैक्टिस आप 3 घंटे 4 घंटे करें, MCQs की कोई मसला नहीं है। लर्निंग आपसे होगी नहीं, आप टाइम वेस्ट कर रहे होंगे फिर उसमें, और कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है वो आपको अंदाज़ा नहीं होगा। आप ऐसी चीज़ें पढ़ ले रहे होंगे जिसकी ज़रूरत नहीं होगी, और ऐसी चीज़ें छोड़ दे रहे होंगे जिसकी ज़रूरत होगी। ये होता है, आपको नहीं पता। तो बड़ा टीचर कैलकुलेटेड चलते हैं, तो आपको कैलकुलेटेड बताते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। तो लिक्विड पोर्शन है वो आज का स्टार्ट होगा हमारा। सबसे पहले लिक्विड स्टेट के अंदर दैट इज डिफ्यूजन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड है ये। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी आपके पास लिक्विड्स में भी होती है और गैसेस में भी होती है, सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, डिफ्यूजन ओनली अकर इन लिक्विड्स एंड गैसेस। और सबसे फास्टेस्ट डिफ्यूजन किसके अंदर होती है? गैसेस के अंदर होती है। लिक्विड्स के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो स्लो होता है, लेकिन डिफ्यूजन होता ज़रूर है। डिफ्यूजन क्या है? स्प्रेडिंग आउट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। ठीक है, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन हो नहीं सकती, वजह क्या है? उसका एक वॉल्यूम। अब यस बिल्कुल, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर सॉलिड जो है ना उनका फिक्स शेप होता है। जब शेप फिक्स होगा ना तो मॉलिक्यूल स्कैटर नहीं होंगे उसके कहीं और,
लेकिन लिक्विड्स और गैसेस में शेप फिक्स नहीं होता, तो उसके मॉलिक्यूल से स्कैटर हो जाते हैं। स्कैटरिंग की वजह से उसके अंदर डिफ्यूजन हो जाती है। जैसे एक अगर बीकर के अंदर इफ़ यू आर गोइंग टू ड्रॉप ऑफ इंक, तो उससे क्या होगा, हमारे पास वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, ओवरऑल पूरे फैल जाएगा। ठीक है, मैंने डिफ्यूजन के हवाले से ये बताया कि गैसेस के अंदर डिफ्यूजन हमारे पास फास्टर होते हैं लिक्विड से। सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूजन क्यों नहीं होती है? क्योंकि सॉलिड का शेप फिक्स होता है। जब डिफ्यूजन हो रही होती है ना, तो शेप में वेरिएशन आ रही होती है। जैसे गैसेस है ना, एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, समझ के। जैसे कि सिलेंडर, अगर कोई सिलेंड्रिकल शेप से कोई चीज़ है, कोई गैस है, और वो डिफ्यूज़ करिए किसी स्क्वायर टाइप के बॉक्स के अंदर, तो शेप चेंज हो जाएगा उसका। बिल्कुल इस तरह लिक्विड के अंदर भी जग से अगर हम पानी गिलास में डाल रहे हैं तो उसका शेप चेंज हो रहा है। लेकिन सॉलिड्स के शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके अंदर डिफ्यूजन नहीं होती है। उनके मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं, वो आराम से स्कैटर नहीं होते हैं। ठीक है, तो लेकिन लिक्विड्स और गैसेस में डिफ्यूजन होती है, और इसमें भी गैस के डिफ्यूजन फास्टर होते हैं बनस्बत लिक्विड्स के मुकाबले। लिक्विड क्यों स्लो डिफ्यूज़ करती है? बिकॉज लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स करीब करीब होते हैं आपस में, इंटरमीडिएट डिस्टेंस में होता है ना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वो ग्लाइड कर रहे होते हैं, दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, तो वो मूव करते हुए कभी कभार समटाइम्स वो दूसरे से कोलाइड करते, टकराते हैं। यस, उसके अंदर भी बिल्कुल डिफरेंशिएशन आएगी। अगर लिक्विड्स के अंदर भी बात की जाए तो विस्कस लिक्विड्स जो और स्लो डिफ्यूज़ करेंगे, है ना, और जो हमारे मोबाइल लिक्विड्स हमारे पास होते हैं वो फास्टर डिफ्यूज़ करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कितने करीब करीब है मॉलिक्यूल्स, उस पर बात होगी। सही है, बस समझ आ गई। नेक्स्ट, ये तो छोटी सी बात थी बिहेवियर ऑफ सॉलिड में, ये मेन एक बात है, इसमें थोड़ी लंबी कहानी है। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, अब कितने तरह के इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास होते हैं? देखिए, जब हम बात करें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, किसको एक और भी नाम देते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स को, इसको हम कहते हैं दीज आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी बॉन्ड्स, है ना, दीज आर आल्सो नोन एज सेकेंडरी बॉन्ड्स, और दीज आर आल्सो नोन एज वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? ये वैन डर वाल फोर्सेस तो साइंटिस्ट का नाम है। वैन डर वाल फोर्सेस, सेकेंडरी बॉन्ड्स, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कौन से फोर्सेस होते हैं? यस, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स या मॉलिक्यूल्स। तो एक ऐसा फोर्स जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ता है, बॉन्ड करता है, ज्वाइन करता है, उसको हम कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक है, तो बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स होता है। और वो कौन सा फोर्स है जो दो एटम्स को साथ में जोड़े? इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड या इंट्रामोलिकुलर फोर्स। तो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड तो आप जानते हैं, उसमें आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। लेकिन इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स कितने होते हैं? तो देखो, सिन बोर्ड के अंदर 3 टाइप्स हैं, फेडरल बोर्ड के अंदर 5 टाइप है, सिन बोर्ड के अंदर 3 है, 1, 2, 3, आपको पता यही 3 पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा 2 और पढ़ा दूंगा मैं अभी MD कैट को वालों के लिए, ताकि फेडरल भी कवर हो जाए। तो क्या फ़र्क है इन तीनों में? पहले थोड़ा बेसिक डिटेल, उसके बाद एक्सप्लेनेशन आ जाएगी इसकी, क्योंकि सब बच्चे बड़े फंसते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर कि डायपोल क्या होता है, लंडन फोर्सेस क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। और आपको पता है केमिस्ट्री इन्हीं के बीच कहीं ना कहीं घूम रही होती है, खासतौर पर स्टेट्स ऑफ मैटर, बहुत ये सब लिखा होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर। अब ये क्या चीज़ होती है, लेट्स डिस्कस। तो डायपोल फोर्स, सबसे पहले तो वीकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट देख लेते हैं। सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी इन सब में से? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, दिस इज़ द वीकेस्ट फोर्स। सबसे ज़्यादा कह लो ना कि जो वीकेस्ट फोर्स हमारे पास है, सबसे कमज़ोर तरीन फोर्स है, वो ये लंडन फोर्स है। और यहाँ पर जो सबसे अगर हम कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, लंडन फोर्स को लंडन फोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्रिट्ज लंडन, इन्होंने बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड एक है। डायपोल फोर्स क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है बिटवीन, मतलब कि हम कह सकते हैं इसके बारे में कि दिस इज़ स्ट्रॉन्गर दैन लंडन फोर्सेस एंड वीकर दैन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इन बिटवीन इसके होती है। तो लंडन फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, दैट्स। बाकी ये दोनों इसको अलग है, ये इसको थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो लंडन फोर्सेस किन 2 चीज़ों के बीच में पाई जाएगी? याद रखो कि जब भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वेन एवर अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल ज्वाइंस विथ और कनेक्ट्स विथ अनदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल,
एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब दूसरे नॉन पोलर से मिलेगा तो फिर उसको लंदन फोर्सेस का नाम दिया जाएगा। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा। अब यस ये भी अब देखें नॉन पोलर क्या होता है, व्हाट इज़ नॉन पोलर। इसके लिए अच्छा मतलब आपको इस कॉन्सेप्ट में बड़ा मसला आता है केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं। पोलर पता है लेकिन आपको यही कह रहा हूँ ना, पोलर नॉन पोलर में इशू आता है आपको, ठीक है। चलो इसके लिए फिर ना थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करना पड़ेगा चैप्टर 4 के हवाले से, तो बता देता हूँ मैं, बाकी बच्चों का भी चलो फ़ायदा ही हो जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं डिटेल डिस्कशन। देखो बच्चे, एक जो मॉलिक्यूल होता है ना, मॉलिक्यूल, व्हाट इज मॉलिक्यूल, ये तो पता होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल। व्हेन 2 or more than 2 atoms are combined then it is called a molecule। केमिस्ट्री का बड़ा बेसिक फंडामेंटल यूनिट है मॉलिक्यूल, एटम से मिलकर बनता है। मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 types ऑफ मॉलिक्यूल, वन इज कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड द सेकंड इज कॉल्ड नहीं पॉलीएटॉमिक। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकते, एक ही होगा तो वो मॉलिक्यूल कैसे होगा, वो एटम होगा जस्ट। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, विच कंटेन्स 2 atoms, और पॉलीएटॉमिक विच कंटेन्स मोर देन 2 atoms, सिंपल। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो 2 एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बने उसमें वी हैव 2 कैटेगरीज, 2 और टाइप्स है। एक हम कहते हैं होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल, सुना होगा आपने कभी, यस, होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। एंड सेकंड इज यस यू आर राइट, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स कब बनेंगे, जब 2 सेम एटम्स मिलकर जो है ना, वो आपका जब 2 सेम एटम, होमो मतलब होता है सेम, जब 2 सेम एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाए दैट इज कॉल्ड होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। एंड हेट्रोडायटोमिक, जब 2 डिफरेंट एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाए दिस इज कॉल्ड हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बस समझ आ रही है तक। अब एग्जाम्पल में आ जाते हैं। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 सेम एटम से मिलकर बने दैट इज H2, Cl2, O2, N2, F2, ये सारे हमारे पास होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। हेट्रोडायटोमिक HCl, HBr, HF, HI, ये सब हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ कुछ और भी बना सकते हैं, तो ये बड़े बेसिक आसान वाले हैं हम हेट्रोडायटोमिक में। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 2 एटम हो, दोनों डिफरेंट हो। अब आप CO कार्बन मोनोऑक्साइड लगा लो, ऐसे बहुत सारे लगा सकते हैं, ठीक है। CO2 नहीं, CO2 तो हेट्रो, वो पॉली हो गया। 2 सेम एटम, 2 डिफरेंट एटम, बस समझ आ रही है, 2 सेम 2 डिफरेंट, ये करना है। अच्छा, ये सारे हमारे पास क्या कहेंगे पता है, 2 सेम एटम है होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ये सारे हमारे पास हो गए नॉन पोलर। दीज ऑल आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। व्हाई दे आर नॉन पोलर, बिकॉज देयर विल बी नो पोलैरिटी, इनका डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा, चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो 0 होगा। 2 सेम एटम मिलकर बना रहे हैं ना बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों में से कोई खींच नहीं पाएगा अपनी तरह, तो वो सेंटर में रहेगा। जब सेंटर में रहेगा ना तो इधर चार्ज आएगा ना उधर चार्ज आएगा। दैट्स वाई सारे नॉन पोलर हैं, इनके अंदर चार्जेस नहीं होंगे, पोलैरिटी नहीं होगी। अब आ जाते हैं हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल में। हेट्रोडायटोमिक सारे के सारे क्या होंगे भाई, दे ऑल विल बी पोलर। इन सब का डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा, और इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा होगा। इन सब के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से ज़्यादा होगी। अब HCl को निकालेंगे तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा, दोनों का माइनस अगर करेंगे डिफरेंस कुछ ना कुछ। जिस डायपोल मोमेंट क्या है, ये चैप्टर 4 का टॉपिक है। तो आप डायपोल मोमेंट हटा दो, जो जिस तंग कर रहे हो उसको छोड़ दो, बाद में समझेंगे। डायपोल मोमेंट समझाने किया तो फिर टॉपिक बड़ा डेविएट हो जाएगा, ठीक है। बस आप ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पता है ना क्या मतलब है, ये सब मान लो अभी, ठीक। यस
जस्ट फिर सारी चीज़ें कर दूँगा मैं। तो बस चल जाए तो मैं ऑफ एडिट कहाँ करता हूँ घर जाके, और जाके डायरेक्ट शॉप किया और अपलोड कर दिया। इतना नहीं देखता मैं इसके अंदर, टाइम कहाँ है इतना ज़िंदगी में। रात तक हो जाएगा, 11-12 बजे तक अपलोड हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उसमें एडिट कर रहे होते हैं बैठ के, फ़िल्टर लगाने क्या करें, मैं इतना टाइम ज़िंदगी में है ही नहीं ना, क्या करें। तो अपलोड डायरेक्ट जाके अपलोड, वो भी अपलोड करने में भी टाइम निकालना पड़ता है कि कैसे 10 मिनट निकालो कि अपलोड करूँ मैं। यही करता हूँ। हाँ वो बंदा या फिर ही करना पड़ेगा, यही सोच रहा हूँ। अच्छा फारिग हो, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारे पास हो गया होमो और हेट्रो। अब पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ मसला आता है पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास देयर आर 2 कैटेगरीज। पोलियोटॉमिक के अंदर भी हमारे पास 2 कैटेगरी हैं जो 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बने। अब इसके अंदर 2 हैं, या तो लोन पेयर होगा या तो लोन पेयर नहीं होगा। तो लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, या तो लोन पेयर होगा सेंट्रल एटम के अराउंड। चूँकि पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल में हमेशा एक एटम ऐसा होता है जो बीच में होता है, जो कम होता है, उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। और जो ज़्यादा होता है, जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ होता है, उसको बोलते हैं सराउंडिंग एटम, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर या तो होगा, या फिर क्या होगा कि नो लोन पेयर, नो लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, या तो सेंट्रल एटम के अराउंड कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। दोनों कंडीशन हो सकती है। अगर सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर है तो 100% ये मॉलिक्यूल हमारा हो गया पोलर, 100%। जैसे वाटर की बात करें, वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हो तो वाटर के स्ट्रक्चर में, वाटर एक पोलियोटॉमिक मॉलिक्यूल है, 3 एटम से मिलकर बना हुआ है, ट्राई एटॉमिक है, और ऑक्सीजन इसका सेंट्रल एटम है, इसमें लोन पेयर भी होता है अगर आपको बॉन्डिंग आती है तो। अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब अमोनिया के स्ट्रक्चर बनाते हो तो अमोनिया के स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, और नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लोन पेयर भी आता है आगे इसके अंदर लोन पेयर। उसका मतलब ये हो गया कि ये सब हमारे पास these 2 आर एक्चुअली पोलर मॉलिक्यूल्स, इनमें पोलरिटी जनरेट होगी। यहाँ हम लाजमी ऑक्सीजन पे माइनस और यहाँ प्लस प्लस लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ नाइट्रोजन पे माइनस और तीनों हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज दे सकते हैं। पोलर हो गया ना ये, पानी में ये सब हल भी हो जाएंगे, वाटर सॉल्युबल होगा ये अमोनिया, दैट्स वाई, क्योंकि दोनों पोलर है, लाइक डिजॉल्व लाइक। अब आ जाओ अगर लोन पेयर नहीं है। अब अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर हम चेक करते हैं सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो नॉन पोलर है, असिमेट्रिकल है तो फिर पोलर है। देखो कैसे, लोन पेयर अगर नहीं है, लोन पेयर नहीं है तो 2 मॉलिक्यूल बता दो, दोनों में लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। एक मीथेन देख लो आप, CH4, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है उसके अंदर, मीथेन के अंदर। एक देख लो आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो कार्बन के पास, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, भले सराउंडिंग में है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेंट्रल में नहीं है, तो नो लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम, सही है। एक और चीज़, एक और मॉलिक्यूल देखो, क्लोरोफॉर्म, या ClCl, यस क्लोरोफॉर्म, ClCl3। अब देखो, अब ये सारे के सारे इनमें सेंट्रल एटम जो है ना, यहाँ सेंट्रल एटम कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, किसी के पास लोन पेयर नहीं है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे मॉलिक्यूल की सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, बीच से काटा, राइट लेफ्ट बराबर है, बीच से काटा, जो लेफ्ट में वही राइट में, तो ये वाला मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल है, ये वाला मॉलिक्यूल भी सिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ तो फिर वो हमारे पास हुआ नॉन पोलर, फिर वो हमारे पास हुआ नॉन पोलर। अच्छा, ये क्लोरोफॉर्म है, CHCl3, इसको जब बीच से काटेंगे तो लेफ्ट राइट पे अलग अलग है, तो दिस मॉलिक्यूल इज़ नॉट सिमेट्रिकल, दिस मॉलिक्यूल इज़ असिमेट्रिकल, और असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्या हमारे पास हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ये कहानी होती है पोलैरिटी चेक करने की किसी मॉलिक्यूल के अंदर। फिर से मतलब क्या कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, बताया मैंने कि मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं। अगर मॉलिक्यूल डायटॉमिक है तो, और उसमें होमोडायटॉमिक है तो नॉन पोलर, हेट्रोडायटॉमिक तो पोलर। अगर मॉलिक्यूल पोलियोटॉमिक है, 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बन रहा है, तो हम चेक करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इस स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम में अगर लोन पेयर आया तो 100% वो पोलर है, फिर सिमेट्री नहीं चेक करेंगे। लेकिन अगर लोन पेयर नहीं आएगा सेंट्रल एटम में, लेट्स से कि नहीं आ रहा, फिर सिमेट्री देखेंगे। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो नेट डायपोल मतलब टोटल वो जो है हमारे पास नॉन पोलर हो जाएगा। सिमेट्रिकल होगा तो नॉन पोलर होगा, और अगर असिमेट्रिकल होगा तो सूरत में फिर वो पोलर होगा। समझ गए? बस इस एक फंडे पे आप दुनिया के सारे मॉलिक्यूल चेक कर सकते हो कि पोलर है कि नॉन पोलर।
ठीक है, वरना वो ये तरीका है, उसके अलावा बाकी तरीके फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं जाके पोलरिटी चेक करने वाले। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ ये पता होता है कि अलग अलग है तो पोलर, एक जैसा तो नॉन पोलर, वो जाके पोलियोटॉमी में फंस जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में तो अलग अलग आइटम्स हैं, तो वो पोलर नॉन पोलर क्यों लिखा होता है हर जगह? CO2 इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसको तो पोलर होना चाहिए क्योंकि वो तो अलग अलग आइटम से मिलकर बना हुआ है। तो जो अलग अलग वाला कॉन्सेप्ट और एक जैसा वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ डायटॉमिक में लगता है, पोली में नहीं लगता। ये पोली में हम सिमेट्री चेक करते हैं, स्ट्रक्चर चेक करते हैं। समझ में आ गई बात? आपको समझ में, आपके लिए समझा रहा था, ठीक है। अब वापस आ रहे टॉपिक पे। ये तो बेसिक एक लेक्चर था। मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो है ना उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर है, उसमें ना प्लेलिस्ट के अंदर 8-10 लेक्चर होंगे उसके अंदर ना, तो वो उसको देख लो अगर किसी के बेसिक कॉन्सेप्ट लैग करते हैं तो, वरना वो बार बार बताना बड़ा मुश्किल होता है ना बेसिक चीज़ों, क्योंकि क्लास 9th और 8th क्लास के स्टैंडर्ड की चीज़ें हैं ना, ये ईजी होता है ये, क्योंकि टाइम भी नहीं है ना, फुल लेंथ बैच भी नहीं, क्रैश बैच है। क्रैश बैच में हम सोचते हैं बस कोर्स खींचें। चलो भाई, तो डायपोल डायपोल फोर्स है, ये सब बता रहा था मैं आपको। सबसे पहले इसके अंदर देख लो कि लंदन फोर्सेस किन के बीच में होगी? लंदन फोर्स हमेशा दो नॉन पोलर के बीच में होगी, नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर। डायपोल डायपोल किसके बीच में होगी? पोलर प्लस पोलर, दो पोलर के बीच में इंटरेक्शन होगी। पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए, इसलिए डायपोल किससे कहा जाता है? डाई मतलब होता है दो और पोल का मतलब होता है चार्जेस। तो एक डायपोल असल में किसको कहा जाता है केमिस्ट्री में? जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना बच्चों, पोलर मॉलिक्यूल को डायपोल कहा जाता है, क्योंकि दो पोल होते हैं H+Cl-। तो दो डायपोल डायपोल मतलब एक पोलर दूसरे पोलर से मिला हुआ, सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे HCl, H अगर Cl से मिलेगा और दूसरा देखो ये HCl, तो देखो दो डायपोल साथ में जुड़ रहे हैं, ये देखो ये रहा, ये वाला जो बॉन्ड है हमारे पास, ये डायपोल डायपोल फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड कब होगा भाई? जब दो, सॉरी लंदन फोर्स कब होगा? जब दो नॉन पोलर जुड़ेंगे। मिसाल के तौर पे N2, एक N2 दूसरे N2 से जब जुड़ेगा, दोनों नॉन पोलर है ना भाई, ये जो होगा हमारे पास ये लंदन फोर्स होगा, क्योंकि N2 होमोडायटॉमिक है तो नॉन पोलर हुआ। अभी समझाया थोड़ी देर पहले। या कुछ और हो सकता है, CO2 जब CO2 से जुड़ेगा तब भी ये लंदन फोर्स से जुड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो भी वो लंदन फोर्स से जुड़ेगा, क्योंकि सूरत में भी नॉन पोलर से जुड़ रहा है। सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह I2 जब I2 से जुड़ेगा तो भी लंदन फोर्स से जुड़ेगा, नॉन पोलर है। और जब ये जुड़ेंगे आपस में तो सॉलिड भी बन जाते हैं, जुड़कर लिक्विड भी बनते हैं, सॉलिड भी बन सकते हैं। जैसे आयोडीन सॉलिड बन जाएगा, लेकिन ये बहुत वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो क्या होता है कि बहुत फ़ौरन से ये ब्रेक हो जाता है, हल्की सी एनर्जी लेकर वो ब्रेक होता है, और इतने तेज़ी में ब्रेक होता है कि लिक्विड स्टेट को जम करके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलता है सब्लिमेशन, सबलाइम सॉलिड। जिसको CO2 सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस सुना होगा, ड्राई आइस, तो ये क्या होता है, उसको चूँकि डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है। क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ वेरी वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, बहुत वीक उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? देखो हाइड्रोजन बॉन्ड में बच्चों एक पोलर दूसरे पोलर से ही मिलता है। तो बोलो सर ये तो डायपोल डायपोल हो गया। इसके अंदर ये चीज़ है कि स्पेसिफाइड करते हैं, जो दो पोलर मॉलिक्यूल होंगे ना, इसमें स्पेसिफिकेशन होगी कि यस पोलर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन तो होगा ही होगा प्लस साइड पे, नेगेटिव साइड पे भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक होना चाहिए, तब जाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। जैसे कि HF, और दूसरा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, पढ़ा होगा उसके बारे में, गिलास में डिज़ाइन बनाने के लिए, एचिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको। वो अभी ऊपर आ जाएगा ऊपर, ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ। ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। आप लोग सर ये डायपोल डायपोल से फ़र्क कैसे? डायपोल डायपोल में कोई भी प्लस कोई भी माइनस से जुड़ेगा, लेकिन अगर प्लस में हाइड्रोजन हो और माइनस में कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन इन केस इट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ ये दो, ये बाकी तीन तो सिन बोर्ड का है, जो तो ईजी है, पहले भी पढ़ा हुआ था। आयन डायपोल फोर्सेस, आयन डायपोल फोर्स कौन से होंगे? जिसमें एक आयन एक डायपोल से जुड़ रहा होगा। जैसे आयन से मुराद मान लो जैसे Cl- आयन है, Cl नेगेटिव आयन है। अब वो अगर जुड़ रहा है किसी डायपोल से, जैसे HCl से जुड़ जा रहा है,
अब ये जो फोर्स है दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्स। एक कैटाइन या एनाइन किसी डाइपोल से जुड़ रहा है तो आयन डाइपोल, मतलब ऐसे ही डेफिनेशन जहन में आ गया। ठीक है, आयन और डाइपोल के बीच में जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो आयन डाइपोल फोर्स है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ये क्या चीज़ होती है? इसमें क्या होगा कि डाइपोल, मतलब डाइपोल से मुराद क्या है? दैट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। एक पोलर मॉलिक्यूल जुड़ेगा किसके साथ? इंड्यूस्ड डाइपोल हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जनरेट होता है। कैसे? जैसे डिस्पर्जन फोर्स है ना, उसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट होता है। जैसे 2 नाइट्रोजन मिलाया, 2 आयोडीन मिलाया ना, ये वाला एग्जाम्पल देख लो। जैसे आयोडीन है, ये देख लो, ये आयोडीन है, I2 है। अभी आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बीच में प्लस है, और ये प्लस है बीच में, ये दूसरा आयोडीन है। ये दूर दूर है अभी है, जब तक दूर दूर है तब तक ये नॉन पोलर है, पोलरिटी नहीं क्रिएट हो रही है इनके अंदर। लेकिन ये पोलरिटी इनके अंदर इंड्यूस हो सकती है इंस्टेंटेनियस मूवमेंट के लिए, थोड़ी देर के लिए, वक्ती तौर पर, टेम्पोररी तौर पर। कैसे? जब ये दूसरे के करीब आएंगे। जब ये दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, चार्ज, वो एक तरफ हो जाएंगे सारे। सुना होगा आपने इसके बारे में, वो सारे एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ हो जाएंगे और प्लस चार्ज। जब तक ये दूसरे से करीब रहेंगे ना, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बनेंगे, और जैसे लेकिन ये दूर चले जाएंगे वैसे क्या होगा? बॉन्ड टूट जाएगा। ये लंडन फोर्स है या डिस्पर्जन फोर्स है? यस, इसी को तो कह रहे हैं, इसी की से। अब यहाँ पर जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एक डाइपोल, अच्छा इसमें क्या हो रहा है? दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल साथ में जुड़ रहे हैं ना। यहाँ पर एक पोलर एक नॉन पोलर के साथ जुड़ेगा। कैसे? देखो, एक हमने ले लिया HCl, H प्लस Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस, ये यहाँ इधर पे लगाए तो H प्लस Cl माइनस। ठीक है, ओके। ये हमारा एक डाइपोल, परमानेंट डाइपोल क्रिएट हुआ है इसमें। HCl पे हमेशा प्लस माइनस चार्ज होगा, थोड़ी देर के लिए नहीं आएगा, हमेशा के लिए परमानेंट चार्ज है। ये इंड्यूस नहीं है डाइपोल, ये फुल डाइपोल है ये। ठीक है, अब आ जाओ एक ऐसे चीज़ को इंड्यूस डाइपोल करना है। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से करीब ले आते हैं, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से करीब ले आते हैं, जैसे कि आयोडीन ले आते हैं, I2। अब वो क्या होगा? अभी इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन होगी, सारे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे और ये प्लस इसके करीब आ जाएगा, तो ये कहलाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये भी डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जब ये दूर जाएगा ना, जब ये वाला मॉलिक्यूल, तो क्या होगा? दोबारा से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स में क्या होता है? दोनों नॉन पोलर मिल रहे होते हैं, दोनों इनमें इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट होता है। जबकि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में एक में इंड्यूस्ड डाइपोल क्रिएट हो रहा होता है और एक तो डाइपोल होता है परमानेंट चार्ज वाला, मतलब पोलर नॉन पोलर। ये वाला नहीं इंड्यूस नहीं हो रहा है, इसमें तो Cl पे तो माइनस चार्ज है, ये तो आइन है, कैटाइन, एनाइन है ये Na प्लस Cl माइनस वाला आइन है। Cl नहीं, Cl माइनस का नॉन पोलर है, Cl2 नॉन पोलर है। ये मैंने नमक पानी में डाला, उसका Cl नेगेटिव आइन निकाला है, तो वो तो परमानेंट का एक चार्ज क्रिएट करता है। वो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा ना, वो जब पढ़ेंगे सोल्यूशन तब उस पर आएंगे। अभी तो हमें अभी पता ही नहीं सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये NET में जो एडमिशन इंजीनियरिंग वाले जो है ना, बस वो डाइपोल पहला और उसके बाद चौथा और पांचवा ये याद रखें, बाकी सेकंड और थर्ड सिर्फ MD कैट वाले याद रखें। आयन डाइपोल, एक आयन है, एक आयन है, वो डाइपोल के साथ मिला हुआ है, आयन डाइपोल फोर्स। सिंपल है, और कोई डिटेल की जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, यस, दिस इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के साथ होगा? जी हाँ, यस, चूँकि आयन तो अकेला होगा। चलो अब इसको डिटेल समझते हैं। ये तो मैं डेफिनेशन बता रहा था आपको, डिटेल तो आएगी, जैसा अब आई डिटेल लंडन फोर्सेस। ये बता तो आपको ये बता मैं सभी दूंगा, ज़्यादा ही बता दूंगा, बट स्लोली मतलब इतना एक साथ एक ही स्लाइड में सब नहीं कर सकते। हाँ, मेरा तरीका ये, पहले मैं थ्योरी करूँगा, उसके बाद मैं MCQs पे आऊँगा, डायरेक्ट नहीं आऊँगा। यस, सामने आ रहा है क्या? अच्छा, दिस कोई इशू नहीं है, कोई मसला। अच्छा, आपके सामने, आप थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा उधर कर लो चेयर को। ओके, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो
ये वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, विच बिकम पोलर फॉर एन इंस्टेंट, जो कुछ देर के लिए पोलर बनती हैं, नॉट फॉर अ हाई अमाउंट ऑफ टाइम। उसको लंडन डिस्पर्जन फोर्स कहा जाता है टेम्पोररी तौर पर, ठीक है। अब कितने फैक्टर्स हैं जो पर इफेक्ट करते हैं लंडन फोर्सेस पर? तो दो फैक्टर्स आप याद रखें जो आपके एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो एटॉमिक या मॉलिकुलर साइज, एटॉमिक रेडियस, और थर्ड वाला याद रखें नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, बीच वाले से नहीं आता एमसीक्यूज़। तो एटॉमिक साइज के लिहाज से क्या कि एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा जो है लंडन फोर्सेस होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होगा जितना बड़ा एटम होगा, तो लंडन फोर्सेस उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। दैट्स वाई अगर आप देखोगे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल डाली है कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये टॉप से बॉटम जा रहे हैं ना भाई, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो जब एटॉमिक साइज हीलियम से बड़ा सोडियम होगा, आपको पता है चूँकि टॉप से बॉटम जाते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीमेंट आती है एटॉमिक रेडियस की। तो जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो सूरत में डिस्पर्जन फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगी। अब देखो आप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं, लेफ्ट से राइट देखो जा रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे हैं। यहाँ लेफ्ट से राइट है, वैसे ये टॉप से बॉटम जा रहे हैं असल में, बड़ा ऐसे नहीं होता पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम होता है। तो बिल्कुल ऐसे एक और एग्जांपल आप ले लो टॉप से बॉटम की, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चेक करो जरा इसको। अब इन सब के अंदर F2Cl2 Br2 I2 इन सब के अंदर डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी, लंडन फोर्सेस होंगी। और टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, आयोडीन का एटम सबसे बड़ा होगा, फ्लोरीन का सबसे छोटा होगा। इसी वजह से आयोडीन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट भी होगी और स्ट्रॉन्गेस्ट इसका डिस्पर्जन फोर्स लंडन फोर्स भी होगा। तभी आयोडीन आपको किस स्टेट में मिलता है? सॉलिड स्टेट में मिलता है। सबलाइम सॉलिड होता है, ये ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, वॉलेट वेपर्स निकलते हैं जब सब्लिमेशन करता है। और ब्रोमीन आपको किस स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में मिलता है, ब्राउन टाइप का लिक्विड होता है, ओनली लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन। ऐसा इसलिए हो रहा है स्ट्रेंथ की वजह से, ताकत की वजह से, क्योंकि आयोडीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड से जब कोई चीज़ जुड़ती है तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है। समझ में आ गए? और ब्रोमीन की बात की जाए तो उसमें थोड़ी सी वीक है, इसलिए लिक्विड है। और फ्लोरीन और क्लोरीन बहुत छोटे एटम है, तो एटॉमिक साइज के लिहाज सबसे वीक है, इस वजह से गैसेस स्टेट। ये वजह है कि ऊपर से नीचे फ्लोरीन क्लोरीन है सब हैलोजेंस, बट कुछ गैसेस है, कुछ लिक्विड है, कुछ सॉलिड है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये तो पहले चीज़ हो गई एटॉमिक। अच्छा, आपको बॉइलिंग पॉइंट्स याद नहीं करनी है सबके ना, बस में आपको ट्रेंड है। आपको एमसीक्यूज़ क्या आएगा, जैसे वो बच्चे पूछ रहे हैं एमसीक्यूज़ का, तो आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। 4 ऑप्शन आ जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। HE हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? जितना ज़्यादा साइज उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। टॉप से बॉटम साइज इंक्रीज होता है। बिल्कुल, हीलियम सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। अरे बेटा, तो आप कहीं ये तो अबे यार ऐसा नहीं करो माइनस में तो कम ही है। सही है, ये तो समझ रहे हो ना, वो आप कंफ्यूज हो गए उसमें लग रहा है। माइनस में अगर वैल्यू बढ़ रही है तो सब में कम हो रही है। सर एक बात बता दें कि हाँ। डेफिनेशन में लिखा है ना, बोले बिकम पोलर फॉर एन इंस्टेंट। फॉर एन इंस्टेंट मैंने क्या बताया? टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है। फॉर एन इंस्टेंट कुछ लम्हे के लिए मॉलिक्यूल्स करीब आ रहे हैं, उस वक्त तक के लिए तो है, तो लेकिन देर तक करीब नहीं रहते, कुछ देर के बाद वो दूर हो जाते हैं। जब दूर होते हैं तो फिर ये डायपोल डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जो इंड्यूस हुआ होता है ना डायपोल, वो इंड्यूस ख़त्म हो जाता है। आपने इंडक्शन पढ़ा होगा ना, ये दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कॉइल के अंदर जो पर टेम्पोररी करंट जो इंड्यूस हो रहा होता है, वो आप कॉइल हटा लो सब, तो वहाँ से भी करंट ख़त्म हो जाता है। सोलेनॉइड, टोरॉइड वगैरह सप्लाई होगा आपने। इंडक्शन का मतलब होता है, इंड्यूस होने का मतलब होता है वक्ती तौर पर आना, देर तक नहीं आता, क्योंकि जब तक पास है तब तक करीब। सही है भाई? अच्छा, सेकंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, इस पर भी डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ये भी सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिंक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंडन फोर्सेस। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ज़्यादा लंडन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे कि यहाँ पर होमोलोगस सीरीज़ बनाई मैंने अल्केन्स की, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, डीकेन। ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज़ बनी हुई है। अब इसके अंदर आप देखो कि जब हम नंबर ऑफ एटम्स बना रहे हैं कार्बन के अल्केन्स के अंदर, तो क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रही है, चेक करो भाई, बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, नहीं बोला कम हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अगर माइनस समझ में नहीं आया तो प्लस यहाँ से देख लो, यहाँ से तो बढ़ता हुआ फील हो ही जाएगा, प्लस में आएगा। ठीक है,
तो बढ़ रही है। तो उसके मतलब जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं तो सूरत में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है, जब मॉलिक्यूल्स का साइज जब इंक्रीज होता है। इस तरह से जैसे फिजिकल स्टेट में भी वेरिएशन आता है। फिजिकल स्टेट देखो, शुरू में सारे गैसेज हैं, नीचे जा रहे तो लिक्विड्स आ रहे हैं। अगर और नीचे अगर हम जाएँ लेट से, तो फिर सॉलिड्स आने शुरू हो जाएंगे, वैक्सी सॉलिड्स आने शुरू हो जाएंगे, सॉफ्ट सॉलिड्स आने शुरू हो जाएंगे 20 कार्बन के बाद, 30 कार्बन के बाद। दैट्स वाई, इसी वजह से ऐसा होता है कि अल्केन्स के स्टार्टिंग के मेंबर गैसेज होते हैं, फिर हेक्सेन हेप्टेन वगैरह में लिक्विड्स आने शुरू हो जाते हैं, पेट्रोल वगैरह जो आपको, उसके बाद सबसे नीचे आपके वैक्सी सॉलिड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये वजह क्या होती है? बिकॉज ऑफ ग्रेटर लंडन फोर्सेस जो इंक्रीज हो रही होती है। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक अगर हम लंडन फोर्सेस के अंदर रहकर बात करें तो उसके अंदर भी चीज़ हो सकती है, स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट का कॉन्सेप्ट आ सकता है। अब होती है ना भाई, रेसलिंग होती है, उसके अंदर हैवी वेट चैंपियनशिप भी होती है, क्रूजर वेट चैंपियन, लाइट वेट चैंपियनशिप भी होती है। अब लाइट वेट के अंदर हम बोल सकते हैं ये बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन हैवी वेट के अंदर वो कुछ भी नहीं है। होता है ना ऐसा, अंडर 19 की टीम भी होती है और फिर आपकी नेशनल कैप की टीम भी होती है। अंडर 19 में कोई बहुत अच्छा प्लेयर भी है तो वो नेशनल टीम से तो कम्पीट नहीं करेगा ना, सिंपल सी बात है। तो वो एक दायरे में रहते हैं। बात करें इसको याद तो करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक में तो वैसे ही याद करना पड़ेगा जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, अभी भले याद ना करो, ऑर्गेनिक में तो याद करना है ना। ये ऑर्गेनिक की पूरी होमवर्क सीरीज चल रही है, सेकेंड ईयर तो ये तो पढ़ा है आप लोगों ने, क्या पढ़ा है? अच्छा देखो, डायपोल इंड्यूस डायपोल जिसको समझ में नहीं आ रहा था ना, तो एक डायग्राम मैंने यहाँ पर इसमें दिखा दिए जो मैं बना रहा था। ये डायपोल के साथ इंड्यूस डायपोल, देखो ये हमारे पास एक परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल है प्लस माइनस चार्ज के साथ, ठीक है, और ये हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब ये दूर है, जब ये करीब आएंगे ना तो इस पर भी चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इस पर भी चार्ज क्रिएट हो जाएगा, बट ये तो रहेगा आपका परमानेंट डायपोल ही, लेकिन ये वाला क्या बन जाएगा आपका इंड्यूस डायपोल, जिसको थोड़ी देर के लिए चार्ज। अब अगर ये दूर हो गया ना तो वापस इसी स्टेट पर आ जाएगा। तो इसमें एक पोलर के साथ एक नॉन पोलर ही जुड़ रहा होता है, जिसको डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स कहते हैं। नहीं, इसका चार्ज कुछ चेंज नहीं होगा। मान लो ये H प्लस है Cl माइनस, इसका हमेशा यही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है, तो परमानेंट है ये। इसके साथ मसला आएगा, जब ये करीब जाएगा तो डायपोल बन जाएगा ये थोड़ी देर के लिए, दूर जाएगा तो फिर नॉन पोलर हो जाएगा, फिर करीब आएगा तो फिर पोलर बन जाएगा, दूर जाएगा फिर नॉन पोलर हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट है। आगे समझ में बात अब तो डायग्राम से स्लाइड्स भेज दूंगा, PDF आप देख लेना, उसमें ज़्यादा बेहतर दिख जाएगा। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, इसमें बात करते हैं। लिक्विड की 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं, 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ लिक्विड में हम लोग देख रहे होते हैं बच्चों। अब उसमें से हमारे सिन बोर्ड के अंदर सिर्फ ये वाली होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, सिन बोर्ड के अंदर, जैसे जो NED वाले पढ़ते हैं। बाकी MD-CAT के अंदर ये 2 एक्स्ट्रा भी होती है, तो मैं तीनों एक साथ बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉलिगेटिव को समझने के लिए बाकी 2 समझना ज़रूरी है। तो एडिटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिक्विड्स की? एडिटिव प्रॉपर्टी तो वो होंगी जो डिपेंड करेंगे काइंड ऑफ एटम्स पर, किस तरह के एटम मौजूद हैं। टाइप्स ऑफ एटम अगर चेंज होंगे, काइंड्स ऑफ एटम चेंज होंगे, तो सूरत में प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टीज़। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास, हेलो, यहाँ पर क्या बता रहा हूँ मैं कि काइंड्स ऑफ एटम, कि काइंड्स ऑफ एटम चेंज होंगे तो फिर प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। लेट्स से मॉलिक्यूलर मास, अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2 अलग अलग हमारे पास। चलो यहाँ पर हम वही लिख लेते हैं, लिक्विड को लिख लेते हैं, जैसे H2O है और एक लिक्विड हम यहाँ पर लिख लेते हैं HCl है। चूँकि एटम्स डिफरेंट है, डिफरेंट एटम्स होने की वजह से इनकी कौन सी प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है इनका। वाटर का 18 होगा, उसका 36.5 होगा, तो ये कहलाएगी ये मॉलिक्यूलर मास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि एटम्स चेंज होने से, एलिमेंट्स के चेंज होने से वैल्यूज़ में फ़र्क आ रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हमारी जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब सेम इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी? वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे, एटम्स अरेंज किस तरह से हैं, एटम्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगी। लेट्स से मिसाल के तौर पर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी एटम्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर अगर पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल जैसे आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा था कि एक कंपाउंड डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स रखता है, सेम कंपाउंड होता है, सेम फार्मूला होता है, बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स। अब आइसोमेरिज्म के अंदर एक स्ट्रक्चरल होता है, एक स्टीरियो होता है। स्ट्रक्चरल तो वो जो आपने सिंध बोर्ड में पढ़ा है आपका, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स और मेटामर्स। और
जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में 2 आते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आता है और एक ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आता है। तो ये फेडरल बोर्ड के अंदर होता है। तो जो आपका लाइक वो है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, वो हर कंपाउंड एग्जिबिट नहीं करता, वो ऑप्टिकली सेंसिटिव कंपाउंड एग्जिबिट करते हैं। जैसे ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, उसके अंदर हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होती है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है। अब ग्लूकोज 2 तरह का होता है, एक ग्लूकोज D होता है, एक ग्लूकोज L होता है, ठीक है। डेक्सोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी, ये सेकेंडरी चैप्टर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो डेक्सोरोटेटरी होता है, एक लेवोरोटेटरी होता है। फ़र्क क्या होता है? दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ग्लूकोज, चाहे ग्लूकोज D हो ग्लूकोज L हो, है दोनों C6H12O6। सिर्फ फ़र्क क्या है कि OH एक में राइट साइड पर होता है और एक में OH लेफ्ट साइड पर होता है। अब वो कहाँ होता है वो चैप्टर 10 में मैं बताऊँगा, अभी फ़िलहाल नहीं डिस्कस कर रहे, वो लंबी कहानी है उसकी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज होने की वजह से प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आ रही है, तो वो हमारे पास कराए कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर्मूला सेम है, काइंड्स ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ एटम भी सेम है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, अरेंजमेंट ऑफ एटम, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तीसरी है जो NED में भी आएगी, दैट इज़ कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहेंगे? ऐसी तमाम प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ आइंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर करती हैं। तो आइंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स उस पर डिपेंड करती हैं। वो कम ज़्यादा होंगे तो प्रॉपर्टी में फ़र्क आएगा। अब इसके अंदर एग्जाम्पल मैंने डाला हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको आप वेपर प्रेशर भी कहते हैं, वेपर का प्रेशर। जब मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल कम कर दोगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही है। तो 3 तरह की प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, या तो एडिटिव होगी, या तो कॉन्स्टिट्यूटिव होगी, या तो कॉलिगेटिव होगी। तो आप एक एक याद कर लें कि एडिटिव प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर मास एडिटिव प्रॉपर्टी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, और जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बस सिंपल, आगे डिटेल बता दिया मैंने कि कॉन्सेप्ट क्या बन गया इसके अंदर। नहीं समझ में आया तो आप वीडियोस के थ्रू भी घर जाके देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो चली रही है, ठीक है। क्लियर है भाई सबको? ये 3 टाइप है, NED वाले कम से कम तीसरी तो याद रखेंगे, भले शुरू की 2 भूल जाए, मसला नहीं है। नस्ट अगर कोई देगा तो फिर उसकी अलग एक बात है, फिर वो सारे याद करेगा, क्योंकि नस्ट का अब तो नस्ट हो गया, नेट 1 नेट 2 नेट 3 तीनों ही हो गए। अब अगले साल का नस्ट आएगा तो आएगा गैप करके, इस साल तो अब नस्ट का टेस्ट नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज़ द वेपर प्रेशर। पहले समझना होगा वेपर प्रेशर किसे कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर्स इज कॉल्ड वाटर वेपर प्रेशर, ठीक है। लाइक हमने एक यहाँ पर बीकर लिया, बीकर के अंदर वी हैव पुट वाटर, पानी इसमें डाला। अब ये वाटर क्या होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे भाई, एवोपरेट करेंगे, एस्केप आउट होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आएंगे, एवोपोरेशन होगी इसकी, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स बन गए। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अब चूँकि गैस स्टेट में आ गए तो वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे। और लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको कि व्हेन एवर मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर देन दे एक्सर्ट प्रेशर। तो ये जो वेपर्स हैं ना, ये वाटर वेपर्स हैं। इन वाटर वेपर्स का जो भी प्रेशर होगा, वेपर्स गैस ही होते हैं, अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गए तो उसको वेपर का नाम दिया जाता है, वेपराइज हो गई। तो वेपर्स जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। वो किसी भी टोर में हो सकता है, 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है। तो ये तो वेपर प्रेशर हो गया। अच्छा, बॉइलिंग किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहा जाता है? वेपर प्रेशर से मुंसलिक टॉपिक है ये बॉइलिंग पॉइंट। जिसमें कोई भी चीज़ बॉयल हो, ये तो आप एक कॉमन बता रहे हो ना कि यस बॉइलिंग पॉइंट वुड द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक को इंटरनल प्रेशर के बराबर होता है। यस, देखो वेपर का अपना एक प्रेशर है। मान लो कि इस वक्त स्टार्टिंग में नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर 25 डिग्री हम रख रहे हैं, ठीक है, जब टेम्परेचर 25 डिग्री रख रहे हैं तो ये 23.7 इतना टोर इसका प्रेशर है, मान लेते हैं, ठीक है। अभी टेम्परेचर कम है। अच्छा, ये कौन सा प्रेशर है? ये वेपर प्रेशर आ गया, इसको वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं। और इसी को एक और नाम कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं इंटरनल प्रेशर। लिक्विड का जो प्रेशर होता है इसी को इंटरनल प्रेशर भी कहा जा सकता है। अब एक प्रेशर है बाहर, जो हवा का अपना एक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का अपना एक प्रेशर है, एक वो है, और वो नॉर्मली मान लो कि 1 atm है ना, वो 760 टोर है।
दिस इज विच, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सटर्नल या दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों नाम देते हैं इसको, कुछ बच्चे कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर, कुछ कहते हैं इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात तो एक ही है। अब इस वक्त दोनों बराबर नहीं है, अभी कोई बॉइलिंग रीच नहीं हो रही है। नॉर्मल अभी वेपर प्रेशर अलग है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है। अब मान लो क्या करें, अब हम इसको हीट दें। अब इसको हम देते हैं यहाँ से हीट देने पर क्या होगा, वेपराइजेशन फास्टर होगी, वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। जब वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वो ज़्यादा वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे। जब वो ज़्यादा वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, टोर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते हमने कितना कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब 100 डिग्री पर क्या होगा कि जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, 760 टोर। तो इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा है। और जब ऐसा हो जाएगा तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, और लिक्विड बॉयल होगा तो फिर आपको बबल्स उसके अंदर निकलते हुए दिखाई देंगे उसके अंदर से। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए कहा जाता है कि ये हमारा वाटर का क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर विच कैन बी अटेन्ड बाय अ लिक्विड। मतलब पानी का टेम्परेचर आप 100 डिग्री से बढ़ा नहीं सकते कभी भी, 100 डिग्री उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है पॉसिबल। उसके बाद जितना आप बढ़ाएंगे वो गैस में कन्वर्ट ही होता रहेगा, लेकिन वो पानी गर्म नहीं होगा। आप पानी को 400 डिग्री तक गर्म नहीं कर सकते। थर्मामीटर लगाए ना, वो 100 से ऊपर जाएगा नहीं, थर्मामीटर 100 पर रुक जाएगा आके। उसका मतलब ये हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का। जैसे वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, एथाइल अल्कोहल के लिए 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, जब वाटर के लिए हम लिखते हैं ना कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम ये कहते हैं कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 760 mm ऑफ Hg जब प्रेशर आपका होगा, उस सूरत में ये 100, बताइए एक्सटर्नल प्रेशर जब 760 टोर होगा तब जाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो ये जो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है ना बच्चों, इसको हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये वो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसको हम सी लेवल पर कैलकुलेट करते हैं। सी लेवल पर आपको पता है कि गैस का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का वो 180 m होता है। तो सी लेवल पर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना क्या चीज़, बॉइलिंग पॉइंट, तो वो कहलाती है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बट आपको पता है हर जगह पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं रहेगा। मान लो कि आप पहाड़ पर चले गए, यू आर गोइंग टूवर्ड्स एनी माउंटेनियस रीजन, पहाड़ पर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम हो जाएगा। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होगा तो सूरत में यस बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन होगा। इसलिए पहाड़ पे क्या पता 90 डिग्री पे और 80 डिग्री पर पानी बॉयल हो जाए। इसी का रिवर्स कर दो, अगर आप किसी डेप्थ एरिया में, डीप एरिया में चले जाओ तो क्या होगा कि यस एयर प्रेशर बढ़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री 130 डिग्री पहुँच जाए। तो 100 डिग्री फिक्स नहीं है पानी का, ये सिर्फ सी लेवल पर है। सी लेवल से मुराद के क्लिफ्टन, डिफेंस, मतलब इन इलाकों में जो सी लेवल के सामने है, सी व्यू वगैरह, तो वहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ 100 डिग्री आएगा। बट हर जगह पर ऐसी ज़रूरी नहीं है, कुछ इलाके डाउन पे होते हैं, कुछ इलाके अपवर्ड होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन आता है। 190 डिग्री पे भी बॉयल हो सकता है वाटर, 110 डिग्री पे भी हो सकता है बॉयल वाटर। ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर। पसंद में आ गई? तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। कहाँ पर ज़्यादा होगा? मान लो कि अगर कोई बंदा K2 की चोटी पर चढ़ गया, पीक ऑफ द K2, तो वहाँ पर जब इंसान पानी को बॉयल करता है ना पीक ऑफ द K2 पर, तो 72 डिग्री पर पानी बॉयल हो जाता है। इतना ज़्यादा कम प्रेशर है वहाँ पर, 72 पे बॉयल हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से बहुत नीचे एरियाज अगर हम जाए तो डेथ वैली, लेट्स से डेथ वैली जिसको वादी मौत कहते हैं, लीबिया के अंदर है, तो वो बहुत डाउन है। तो वहाँ पर पानी 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर बॉयल होता है, इतना ज़्यादा डेप्थ रीजन पे वो है। तो इस तरह बहुत जगह है, कराची के अंदर ही बात कर लें तो द प्लेस फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, इट इज़ एक्चुअली अ हिली एरिया, इट कंटेन्स हिल्स, सो इट इज़ एक्चुअली ओवर अबव द सी लेवल। तो देयर जब हम क्या करते हैं, जब वाटर को जब बॉयल करते हैं तो वहाँ पानी जो है वो 95-96 पर बॉयल हो जाता है हमारे घरों में। नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पर कम है, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। वजह क्या है देखो ना, यस बिल्कुल, चूँकि ज़ाहिर से देखो मान लो एक्सटर्नल प्रेशर कम है ना, मान लो जैसे कि 760 टोर है यहाँ पर सी व्यू पर, और अगर मान लो कि 700 टोर है फ्रॉम इन हिली एरिया, किसी हिली एरिया में, अब हम पानी को गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको 760 तक तो पहुँचना ही नहीं है ना, उसको तो 700 तक ही पहुँचना है। 700 पे और कब 100 डिग्री पे तो नहीं पहुँचेगा वो, तो उससे पहले 95-96 पे ही पहुँच जाएगा।
इसलिए जैसे एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, सिंपल। अब इसमें ये चीज़ देखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट पर किस चीज़ का वेरिएशन होता है, किस चीज़ का इफेक्ट होता है। देखो एक तो एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर का इफेक्ट है, तो अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दोगे तो उस तरह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, कम कर दोगे तो कम हो जाएगा। दूसरा इंट्रामोलिकुलर फोर्स का भी एक काम इसके अंदर है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रामोलिकुलर फोर्स। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सॉरी उतनी ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्गर हायर बॉइलिंग पॉइंट होगी। लेट्स से मान लेते हैं कि अगर सबसे वीकेस्ट है हमारे डायपोल फोर्स, अब उसमें ले लें पेट्रोल। अब पेट्रोल की जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बहुत कम होगी, लेट्स से आई थिंक 60 डिग्री 58 डिग्री यही होती है पेट्रोल की, बहुत कम है। क्यों कम है भाई? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स उसका बहुत वीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं उसके अंदर। अब आ जाए वाटर, पानी के अंदर आ जाए तो पानी की बॉइलिंग पॉइंट पेट्रोल से ज़्यादा है 100 डिग्री। क्यों? चूँकि पानी के अंदर, वाटर के अंदर, H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सिंपल। तो ये चीज़ इंट्रामोलिकुलर फोर्स पर डिपेंड करती है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना उतनी स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट होगी। वजह क्या है? रीज़न बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो मॉलिक्यूल करीब करीब है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए हैं, तो वेपर बन ही नहीं रहे, तो बहुत टाइम लग रहा है, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल के बराबर करने के लिए, जैसा वाटर के केस में हो रहा है। यही पेट्रोल की बात करें तो उसके तो मॉलिक्यूल पहले ही बहुत वीकली फोर्स से जुड़े हुए हैं, लंदन फोर्स से। तो क्या हो रहा है कि वो हल्के से भी उनको टेम्परेचर मिल रहा है तो वेपर बन जा रहे हैं, तो बहुत तेज़ी में वेपर प्रेशर पेट्रोल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रीच कर जा रहा है, इसलिए लो हो जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई? क्या कॉन्सेप्ट है? कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, बहुत बेसिक बातें हैं मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी MCQs पाएंगे तो उसमें हम सारे सॉल्व करेंगे एक एक करके। ये इसको बाकी छोड़ दें, इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा इफेक्ट का, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल लिखा हुआ है, इसको छोड़ दें। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ रहा हूँ तो ख़त्म हो जाके ये एवापोरेशन। एवापोरेशन किसे कहते हैं भाई? चलिए बताएं, व्हाट इज एवापोरेशन? व्हाट इज एवापोरेशन? यस, हाई काइनेटिक, सिंपल ये भी कह सकते हैं स्टेट चेंज है, लिक्विड का गैस बन जाना, या लिक्विड में सरफेस पर जो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होता है उसको एस्केप कर जाना, दैट इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। ये चीज़ लिखी हुई है, वो प्रोसेस जिसमें ऐसे लिक्विड के मॉलिक्यूल जिनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है जब वो सरफेस से जंप कर जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एवापोरेशन, ठीक है। स्टेट चेंज होता है उसके अंदर। एवापोरेशन एग्जिस्ट एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे एवापोरेशन एग्जिस्ट करेगा। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर जो भी हो एवापोरेशन होगी। पानी हर टेम्परेचर पे एवापोरेट होगा, चाहे वो 20 डिग्री हो चाहे वो 30 डिग्री हो। बॉइलिंग 100 डिग्री पर होगी, बट स्टेट चेंज वो हर टेम्परेचर पे करेगा अपने। लिक्विड से गैस बनने में टेम्परेचर देंगे तो नहीं, बिना टेम्परेचर दिए हो जाएगा। मान लो कि गिलास पानी का अगर मैं यहाँ रख दूँ 1 ग्लास ऑफ वाटर और छोड़ दो उसको ऐसे ही फुल गिलास भर के, और तकरीबन आफ्टर 2 मंथ्स में आकर देखूँ उस गिलास को, तो क्या पानी उतना ही रहेगा उसके अंदर? पी लेंगे नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्रेश पे गिरा दें, हाँ यही कर रहे हैं, फ्रेश पे गिरा दें, ज़्यादा हो गया। बारिश होती है ना, फ्रेश पे पानी होता है रहता ही है। तो अगर वो थोड़ी देर अगर आप इसको छोड़ दो, एक मतलब 3-4 घंटे 5 घंटे, वो खुद ब खुद सूख जाता है पानी, तो आप क्या हीट कर रहे हो तो उसको क्या तो ऐसा फिनोमिना घर पे लगाया हुआ क्या बटन दबा रहे फ्रेश हीट हो रहा होता है? एटमॉस्फेरिक, बिल्कुल टेम्परेचर उसको कहीं ना कहीं से मिल तो रहा है और वो ऑपरेट हो रहा है, लेकिन हर टेम्परेचर पे होगा। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हाई टेम्परेचर 100 डिग्री करेंगे तभी एवापोरेशन होगी। हाँ ये कह सकते हैं कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो एवापोरेशन फास्ट होगी, और लो टेम्परेचर पर स्लो होगी, बट एवापोरेशन होगी ज़रूर। मतलब अगर टेम्परेचर 5 डिग्री भी हो ना, बहुत ठंडा मौसम है, 10 डिग्री हुआ हुआ है कहीं पर, वहाँ पर भी वाटर एवापोरेट हो रहा होगा, बट बहुत स्लोअर रेट पे हो रहा होगा। हाँ अगर 0 डिग्री से कम पे आ जाएंगे ना, फिर एवापोरेशन स्टॉप हो जाएगी, तो फिर तो जाहिर सी बात है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो एवापोरेशन एग्जिस्ट एट ऑल टेम्परेचर, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, हर टेम्परेचर पर एवापोरेशन एग्जिस्ट करेगा। कुछ लिक्विड्स होते हैं बहुत फास्टर एवापोरेट होते हैं, जैसे पेट्रोल, तो ऐसे लिक्विड्स को कहा जाता है मोबाइल लिक्विड। मोबाइल लिक्विड नहीं, सॉरी, ऐसे लिक्विड को कहा जाता है वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड जिनमें वोलेटिलिटी होती है, जो कन्वर्ट हो जाते हैं
लिक्विड से गैस में। और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से एवोपरेट नहीं होते हैं, जैसे वाटर, पानी, तो वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, केएमटी एक्सप्लेनेशन छोड़ दें, फैक्टर्स याद रख लें। 2 फैक्टर्स हैं, बड़े बेसिक्स हैं। टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो मैंने बता दिया आपको। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवोपरेशन बढ़ेगी, तो हीट दे रहे हो ना आप, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सेकंड वाला, और इंट्रामोलिकुलर फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब वाटर और पेट्रोल ज़्यादा तेज़ी के साथ एवोपरेट कौन होगा? पेट्रोल। क्यों? वीक है तो एवोपरेट जल्दी होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल जल्दी लीव कर जाएंगे। और वाटर के अंदर चूँकि इंट्रामोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल लीव ही नहीं कर पाएंगे। बोले हाँ, ये एक सवाल बड़ा अच्छा है। पेट्रोल को बॉयल करना भी नहीं कभी ज़िंदगी में, करना भी नहीं कभी ज़िंदगी में। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट को भी ना करे घर जाकर। कुछ ऐसे हमारे पास ना, अब पेट्रोल इज़ अ फ्यूल, एक्चुअली पेट्रोल एक फ्यूल है। तो देखो, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट और एक होता है पॉइंट ऑफ कंबस्शन। अब जो पेट्रोल है ना, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और पॉइंट ऑफ कंबस्शन उसकी कम है। तो इससे पहले कि हम उसको बॉयल करें, बॉयल करने से पहले ही वो जल जाएगा, फट जाएगा, धमाका हो जाएगा उसके अंदर। तो उसको बॉयल अगर करना ही आपको है तो वैक्यूम डिस्टिलेशन के अंदर, वैक्यूम एक होता है, उसके अंदर उसको बॉयल करते हैं, जहाँ हवा ही ना हो। जब हवा ही नहीं मिलेगा तो कंबस्शन नहीं होगी, फिर बॉयल होता है वो दिखेगा। वैक्यूम के अंदर एक वैक्यूम एक चैम्बर होता है, उसके अंदर करते हैं। और लैब्स के अंदर होता है, घर पे नहीं कर सकते काम। ठीक, घर पे नहीं कर रहे अल्लाह के बंदे, सर वाला बॉयल करके देखते। अरे ऐसा नहीं करो, जान प्यारी नहीं है, अभी तो एडमिशन नहीं हो यूनिवर्सिटी में। चलो अच्छा, एक आखिरी चीज़ है कि एवोपरेशन इज़ अ डैश प्रोसेस। अगर एमसीक्यूज़ में आता है तो एवोपरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। पता है ना ये चीज़ कि जब भी कोई लिक्विड एवोपरेट हो रहा होता है तो असल में वो कूल हो रहा होता है, वो ठंडा हो रहा होता है। Whenever a liquid is evaporated then it is cooled, क्योंकि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल स्केप हो जाते हैं, तो सिर्फ लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लो टेम्परेचर वाले, तो फिर लिक्विड ऑटोमेटिकली जो है वो कूल डाउन हो जाता है। सिंपल है, जैसे एक कप में चाय उसको ब्लो अप करते हैं, ठीक है, तो सूरत में क्या होता है कि वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है एवोपरेट होने की वजह से। इस तरह से नॉर्मली होता है ना कि बहुत गर्मी होती है और रमज़ान के दिन ही कोई ऐसा दिन, तो आप जो है ना चाय कोई कपड़ा वगैरह गीला करके सर पर रख लेते हैं, है ना, तो उसे ताकि सुकून का एहसास फिर इसलिए होता है क्योंकि जब हीट पड़ती है ना उस पर, जितनी हीट पड़ेगी उतना एवोपरेशन होगा, तो गर्म मॉलिक्यूल तो सारे निकल गए, भाप बन के उड़ गए। जो ठंडे मॉलिक्यूल हैं वो कपड़े पे बच जाते हैं, तो चेहरे पर या फिर हमें अपने सर पर ठंडक का एहसास होता है ठंडा कपड़ा रखने से, मतलब कपड़ा तो गीला कपड़ा रखने से। तो ये हो क्या रहा है, एवोपरेशन है, कूलिंग प्रोसेस। क्या एवोपरेशन जब होगी तो वहाँ पर लिक्विड कूल हो रहा होगा, ठंडा हो रहा होगा। इस तरह से कभी मटके के अंदर पानी, मटका जो आपने देखा होगा, लाइक जो मिट्टी के मटके वगैरह होते हैं, सुराही वगैरह, कास्ट टाइप की चीज़ें, तो वो हमेशा जो है ना फ्लास्क जो होता है वो हमेशा उसमें पानी ठंडा रहता है। अगर आपने कभी देखा गांव देहात वगैरह में, नॉर्मली विलेजेस वगैरह में, क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि उसका जो है ना उसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, गीला भी ऊपर से हो रहा होता है हमेशा। तो मटके के अंदर जो पानी है ना, उसके जो गर्म मॉलिक्यूल है ना, उसके पोर्स से बाहर निकलते रहता है एवोपरेट होकर। तो जो हीटअप वाले मॉलिक्यूल जब बाहर निकल रहे हैं सारे, तो अंदर जो जा रहे हैं वो सिर्फ ठंडे मॉलिक्यूल बच जा रहे हैं। इसलिए मटके का पानी जब भी आप पियोगे आपको ठंडा ही लगेगा, कभी गर्म नहीं लगेगा उसके पानी। गांव देहात वगैरह में नॉर्मली लोग पीते हैं उससे, शहर में तो ऐसा नहीं होता, विलेजेस वगैरह में आपने देखा होगा समटाइम्स। ठीक है भाई, समझ में आ गया? एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर या एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो इसको एनामलस बिहेवियर भी कहते हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं एनामलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनामलस से क्या मराद होता है? एनामलस मीन्स इर्रेगुलर। इसमें हम ये चीज़ समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जो बर्फ़ है, आइस है, आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, वाइट हैपन्स, कि बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? देखो, हर वो चीज़ पानी के ऊपर तैरेगी जिसकी डेंसिटी पानी से कम है। हर वो चीज़ की डेंसिटी पानी से कम है वो पानी के ऊपर तैरेगी, जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है वो पानी में डूब जाएगी। यही वजह है कि सुई चूँकि लोहे की बनी होती है, लोहे की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, सुई पानी में डूब जाती है, नीडल। और एक कश्ती, शिप, इतनी बड़ी कश्ती जो होती है, चूँकि लकड़ी की बनी होती है तो फिर वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है पानी से। वो भी लकड़ी का बना होता है, नीचे पूरा लकड़ी होती है उसकी, ऊपर जाकर फिर उसके ऊपर कुछ लगाते हैं। जस्ट जो बड़ी जहाज़ आपको दिखते हैं नीचे, अब आप लकड़ी के ऊपर लोहा भी रख सकते हो ना,
अब एक जो है ना लाइक प्लैंक ऑफ फूड आप तैरा दो किसी पानी पर, उसके ऊपर आप किले वगैरह रख दो, वो तो उसको लेते हुए जाएगा ना जहाँ तक उसको खुद कर सकेगा वो। वाटर के एनामेलस बिहेवियर के ऐसा क्यों होता है कि आइस क्यूब जो है ना वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, क्या इसके पीछे रीज़न है? तो आइस की डेंसिटी कम है, ये तो चलो बेसिक सी बात है कि आइस की डेंसिटी कम है, वाटर की ज़्यादा, तो फ्लोट कर रहा है। कम क्यों है, सवाल ये पैदा होता है कि वाई आइस हैज़ लेस डेंसिटी देन वाटर, ये समझना ज़रूरी है। देखो आइस की जो डेंसिटी है ना, आइस बर्फ़ की डेंसिटी वो है 0.9 ग्राम पर ml एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डेंसिटी ऑफ आइस है। और अगर वाटर की डेंसिटी कही जाए, लिक्विड वाटर की, तो वो 1 ग्राम पर ml होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपको देख कर लग रहा है कि आइस की डेंसिटी कम है, वाटर की ज़्यादा है, तभी आइस फ्लोट कर रहा है। रीज़न क्या है इसके पीछे? अच्छा, टेम्परेचर के साथ बता रहे हैं ना कि 4 डिग्री पर वाटर एग्जिस्ट करता है, 0 डिग्री पर आइस एग्जिस्ट करता है, इसलिए टेम्परेचर अलग अलग रख दिया है मैंने। अब देखो 0 डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है, ठीक है। एक तरफ वाटर, एक तरफ आइस है। तो आप ये देखें कि टेम्परेचर जब कम करते हैं, वेन एवर वी आर डिक्रीजिंग टेम्परेचर, वी आर लोअरिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कम करने पर क्या होता है? थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगी। और जब थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे, और जब मॉलिक्यूल करीब करीब आएंगे तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए। ये नॉर्मल कॉमन सेंस इंसान का यही कहता है कि जब टेम्परेचर कम करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएंगे, मॉलिक्यूल करीब आएंगे डेंसिटी इंक्रीज होगी, जबकि हो इसका उलट रहा है। ये सबके लिए है, ये थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कॉन्ट्रैक्शन तो सबके लिए होता है फिजिक्स। लेकिन ये मेन फिजिकल लॉ को ये फेल कर रहा होता है ये कि हम जब टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो बजाय कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपेंशन हो रहा है। इसी को एनामेलस एक्सपेंशन कह रहे हैं। एक्सपेंशन होने से मुराद क्या हो रही है कि वो डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी कम हो रही है। डेंसिटी कम कब होगी? जब चीज़ें एक्सपेंड होंगी। नॉर्मल फिनोमिना क्या है? टेम्परेचर कम करने पर हाँ जी, तो ये क्वेश्चन ये हुआ है कि भाई ये तो सॉलिड बना ना, तो सॉलिड के अंदर तो मॉलिक्यूल्स का टाइटली पैक्ड होता है और लिक्विड्स के अंदर तो थोड़ा ग्लाइड कर रहे होते हैं, इंटरमीडिएट डिस्टेंस होता है। तो ऐसा कैसे हो गया कि ये जो है वो सॉलिड बनने के बाद जो है वो उसकी डेंसिटी और कम होगी, मॉलिक्यूल और दूर दूर चले गए। तो ये वाटर के साथ एक ये सिस्टम होता है वाटर के साथ, क्योंकि वाटर जो है ना जब वो सॉलिडिफाई होता है तो वो टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। ये हमारा मॉलिकुलर क्रिस्टल होता है। अभी जैसे क्रिस्टलाइन शेप इस तरह के डिज़ाइन होते हैं ना, जो आपने देखा हुआ है कभी कि स्नोफ्लेक्स वगैरह जब गिरते हैं तो एक टेट्राहेड्रल ख़ास एक शेप की सूरत में गिर रहे होते हैं। तो वो जो उसका शेप ड्रॉ होता है तो उस शेप में एक्सेप्शन ये किया जाती है कि उसका जो उसके जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो सॉलिड का उसके लिक्विड से ज़्यादा हो जाता है। मतलब सॉलिड का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, लिक्विड का कम हो गया। ये एक एक्सेप्शन है केमिस्ट्री के अंदर। क्यों? बिकॉज क्रिस्टल के फॉर्मेशन की वजह से, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना तो यही चाहिए था कि मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो, क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। ये एक्सेप्शन आ रहा है केमिस्ट्री के अंदर। एक तरह से सही बात है कि होना तो ऐसा नहीं चाहिए था, बट ऐसा फिर भी हो रहा है। तो ऐसे तो केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ ना कुछ हम पढ़ते रहते हैं। तो इनमें से एक एक्सेप्शन है एनामेलस बिहेवियर ही पूरा ये एक एक्सेप्शन है। तभी तो हम उसको अलग से पढ़ते हैं कि इसीलिए इसको एनामेलस कह रहे हैं, बेतरतीब कह रहे हैं, इरेगुलर कह रहे हैं कि ये अरेंजमेंट ऐसी है कि ऐसा हो क्यों रहा है समझ में नहीं आता। तो उसको एक्सेप्शंस की सूरत में हमें पढ़ना पड़ता है। तो मेन यही आपको याद रखना है कि वो आइस के क्रिस्टल जब बनते हैं तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होती है, इस वजह से आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। इसी वजह से जो ठंडे ममालिक होते हैं लाइक इन नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, लाइक फिनलैंड, लाइक आर्कटिक ओशन, मतलब कोई जो ठंडी जगह है, कनाडा वगैरह, तो वहाँ पर जो झीलें होती हैं ना, या फिर वहाँ पर जो मौसम होता है वहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, -10, -20, -30 डिग्री होता है। उसके बावजूद वहाँ जो फ़िश हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं। यस, नीचे का टेम्परेचर होगी। वजह क्या होती है? आइस ऊपर चला जाता है और आइस ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है। आइस ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और नीचे का टेम्परेचर डाउन रहता है। इसलिए मछलियाँ बिल्कुल नीचे रहती हैं। ठंडे पानियों में मछलियाँ नीचे मिलेंगी और गर्म पानियों में मछलियाँ आपको ऊपर मिलती हैं। तो गर्म पानी में क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेजुअली कम हो रहा होता है नीचे जाने पे, और जो ठंडे पानी होते हैं वहाँ टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ब्लैंकेट ऑफ आइस।
ठीक है, जो ऊपर मौजूद है। इसी वजह से बहुत ठंडे कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत ठंडे मौसम में और ठंडे पानी में, बर्फ़ जमे हुए पानी में भी नीचे मछलियाँ सर्वाइव कर रही होती हैं। ये इस वजह से ताकि फूड चेन डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वहाँ पर पोलर बेयर्स वगैरह रहते हैं जिनको खुराक की ज़रूरत होती है, तो वही मछलियों का वो खाते हैं, उनकी खुराक होती है। तो एक फूड चेन चलता रहे इस दुनिया के निज़ाम, तो इस तरह से ये जो है वो पूरा कंप्लीट जो है ना, वो ये जो ब्लैंकेट बनी होती है आइस के इसके ऊपर, वो उनको बचाती है। ठीक है, तो समझ में आ गई। तो ये एनामल सस्पेंशन की एप्लीकेशन मैंने बता दी कि क्या एप्लीकेशन। आइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइस की बात हम नहीं करते, हम करते हैं जस्ट वाटर। अब वाटर और आइस में कंपेयर करने में बात कर रहे हो। देखो, हम सिर्फ मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है, हम उसके स्टेट्स की बात नहीं करते। अब आइस में चाहे वो वाटर हो, चाहे वो वेपर्स हो, चाहे वो लिक्विड जाके, चाहे वो जो है वो आइस हो, आपका आइस हो, वेपर्स हो, चाहे वो वाटर लिक्विड वाटर हो, तो इन्होंने हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ताल्लुक मॉलिक्यूल से, स्टेट से नहीं है। ठीक है, तो ये बात। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसमें लंडन फोर्सेज हैं। अब वो चाहे सॉलिड ड्राई आइस बना हो, चाहे वो गैस की सूरत में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, हर सूरत में उसके अंदर लंडन फोर्सेज ही हैं। अब स्ट्रॉन्ग और वीक की बात नहीं करते, वो मॉलिक्यूल पर बस बात कर रहे हो। ठीक है, सही है।